अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं पंजाब बोर्ड के चैप्टर 11 जो है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, इस चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो MD कैट के लिए तैयारी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू PMC सिलेबस, या वो तमाम स्टूडेंट जो नस्ट के लिए टेस्ट देना चाहते हैं 2022 में, तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ये लेक्चर बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चैप्टर 11 है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। इस चैप्टर को मैं लाइन बाय लाइन रीड करूँगा पंजाब बोर्ड से। तो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक मैंने ओपन की हुई है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है कि अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स जो है ना, इनको डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर कहा जाता है। ये वाटर डेरिवेटिव होते हैं। इनको डेरिवेटिव ऑफ वाटर किस वजह से कहा जाता है? क्योंकि वाटर से ही ये जो है वो ड्राइव होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि वाटर का फार्मूला इस तरह से HOH होता है। अगर यहाँ पर इस H की जगह पर अगर R आ जाए तो ये हमारे पास अल्कोहल बन जाता है, और अगर इस R की जगह पर C6H5 आ जाए ये फिनॉल बन जाता है, और अगर दोनों जगह पर R आ जाए तो फिर ये ईथर बन जाता है। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर होते हैं। दैट्स वाई इनको हम एक ही चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, और फिर सबसे पहले हम अल्कोहल्स को स्टार्ट करेंगे। अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला आप जानते हैं ROH होता है, जहाँ पर R जो है वो आपका अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल रेडिकल है, जो कोई भी हो सकता है। मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, सेकेंडरी प्रोपाइल हो सकता है। कोई भी ग्रुप हमारे पास जो है वो रेडिकल में अटैच हो सकता है। क्लासिफिकेशन की बात की जाए अल्कोहल्स की, तो अल्कोहल्स हम डिफरेंट तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स एक हमारे पास होते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं भाई? जिसमें हमारे पास एक OH ग्रुप अटैच होता है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं? कंटेन 1 OH ग्रुप। जबकि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स जो होते हैं उनमें 2, 3 और मोर जो है वो OH ग्रुप से अटैच हो सकते हैं, और उनको नाम दे सकते हैं डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, और इस तरह से हम उनको नेम दे सकते हैं। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जो होते हैं उनको फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स में। ये हम कह सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स के अंदर हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स में क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल में जो है वो अल्फ़ा कार्बन के साथ एक रेडिकल की अटैचमेंट होती है। जैसे यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल का एक स्ट्रक्चर बना है, तो दिस इज़ OH, यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है और उसके साथ ही अल्फ़ा कार्बन है, उसके एक तरफ रेडिकल अटैच है, तो इट इज़ प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। ये सेकेंडरी या 2 डिग्री है, बिकॉज OH हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है और अल्फ़ा कार्बन के दो तरफ रेडिकल अटैच है, इसको सेकेंडरी या 2 डिग्री कहते हैं। और ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है कि OH के साथ जो अल्फ़ा कार्बन मौजूद है उसके साथ 3 रेडिकल मौजूद हैं, तो ये टर्शरी या 3 डिग्री अल्कोहल कहलाते हैं। और ये बात देखिए, इन तीनों में जो कि एक ही OH है, दीज आर एक्चुअली मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो ये हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर किस तरह से की जाती है? एक तो कॉमन नेम हमारे पास ये ट्रिवियल नेम जिसको हम कहते हैं वो तो है अल्कोहल का, और वो हम किस तरह से लिखते हैं इसको? अल्काइल अल्कोहल। इस तरह से सिंपली हम नेम दे रहे होते हैं। ठीक है, कॉमन नेम में जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो दिस इज़ CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल हो गया। दिस इज़ C2H5OH, दिस इज़ इथाइल अल्कोहल। और ये हमारे पास एक अल्कोहल, इसको हम कहेंगे बेंजाइल अल्कोहल। ये फिनॉल नहीं है, मीन्स के बेंजीन के साथ, ये बेंजीन आपने लिया और बेंजीन के साथ जब आप CH2 ग्रुप अटैच कर देते हैं तो दिस स्पेसिफिक रेडिकल इज कॉल्ड बेंजाइल। ये बेंजाइल रेडिकल होता है, इसमें OH भी लगा दें अगर आप, तो दिस विल बी कॉल्ड एज बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, IUPAC नेमिंग अगर हमें करनी होती है, IUPAC सिस्टम के अंदर हम क्या लिखते हैं? अल्कोहल के नाम को जस्ट हम अल्कानोल लिख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज़ मीथानॉल, दिस इज़ प्रोपानॉल, दिस इज़ पेंटानॉल। ठीक है, इस तरह से अब जैसे कि ये कंपाउंड हमारे पास है, फर्स्ट कार्बन से अटैच है, तो IUPAC में नेम इसका हम देंगे दिस इज़ 1 ब्यूटानॉल। और यहाँ सेकंड पोजीशन से अगर आप देख सकते हैं तो OH ग्रुप अटैच है, दिस इज़ 2 ब्यूटानॉल। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा अगर OH ग्रुप अटैच होंगे तो फिर हम डाइयोल, ट्राइयोल इस तरह से लिखते हैं। जैसे ये हमारे पास एथिलीन ग्लाइकोल है, कॉमन कंपाउंड, कॉमन नेम है इसका। IUPAC नेम करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाने के बाद नंबरिंग करेंगे, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, तो दिस इज़ कॉल्ड 1,2 ईथन डायोल। तो डाई इथेनॉल नहीं कहेंगे, 1,2 ईथन डायोल।
ये जो ग्लिसरॉल कंपाउंड है हमारे पास, इसमें देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कार्बन एटम पर OH ग्रुप की अटैचमेंट हो रही है। दिस विल बी 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल। तो ये हमारा ग्लिसरॉल भी इसको हम लोग जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इथाइल ग्लाइकोल है और ये हमारे पास जो है वो ग्लिसरॉल है। इनके IUPAC नेम्स हमने यहाँ पर देख लिए। ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड भी आ सकता है। इस स्ट्रक्चर में आप देखें अल्कोहल के साथ नंबरिंग हमने यहाँ से फंक्शनल ग्रुप ये रहा हमारा, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होता है वहाँ से नंबरिंग कर देते हैं। सिंस ये फंक्शनल ग्रुप हमारा है तो यहाँ से हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। तो 2 पर ब्यूटीन लगा हुआ है तो 2 ब्यूटीन और 1 ओल इसका नाम हमारा जो है वो बन जाएगा। इस तरह से ये भी हो सकता है कि हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे COOH की प्रायोरिटी ज़्यादा है OH से, तो नंबरिंग हमने कर ली 1 2 3 और इस OH को फिर हम क्या नाम दे देंगे, उसको हम हाइड्रोक्सी के लिहाज से इसका हम प्रीफिक्स लिखेंगे। तो हाइड्रोक्सी हमारे पास इसका प्रीफिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा दिस विल बी 2 हाइड्रोक्सी और उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड। इसी को कॉमन नेम हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, क्योंकि ये मिल्क में पाया जाता है। इस तरह से एक अल्कोहल आपको यहाँ दिख रहा है, तो नंबरिंग यहाँ कर ली तो 1 2 3 4। तो ये 2 और 3 पर हाइड्रोक्सी लगा है तो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, और यहाँ पर जो है वो 1 और 4 पर ओइक एसिड लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1,4 डाई ओइक एसिड। तो 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, चूँकि टोटल कार्बन 4 हैं। अगर हम इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास इसका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम इसका हमारे पास होता है टार्ट्रिक एसिड। ये इस तरह से नेमिंग जो है वो अल्कोहल की हम लोग कर रहे होते हैं। और कुछ कंपाउंड्स के नेम यहाँ पर मेंशन कर दिए लिस्ट में आप देखें तो दिस इज CH3OH, तो मिथाइल अल्कोहल मिथानॉल, दिस इज़ इथाइल अल्कोहल और इथानॉल, दिस इज़ प्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपानॉल। ये भी प्रोपाइल अल्कोहल है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड कार्बन से OH की अटैचमेंट हुई है, तो उसके कहते हैं उसको 2 प्रोपानॉल कहते हैं IUPAC सिस्टम के अंदर। ठीक है, और अगर लेकिन कॉमन सिस्टम की बात की जाएगी तो उसको हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, चूँकि यह हमारा आइसोप्रोपाइल रेडिकल होता है। इस तरह से ये स्ट्रेट कार्बन चेन में लगा हुआ, दिस इज़ 1 ब्यूटानॉल। इसी को N ब्यूटाइल अल्कोहल कह सकते हैं। N से मुराद नॉर्मल, और नॉर्मल का क्या मतलब होता है, ऑल कार्बन आर इन चेन, सारे कार्बन अगर चेन के अंदर हो तो दिस N कंपाउंड वो हमारे पास कहलाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें ये रहा फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 नंबरिंग कर दी। सेकंड लास्ट से एक रेडिकल बाहर है तो उसको हम लोग कहते हैं आइसो, तो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, या 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल है IUPAC में। यहाँ पर आप देखें तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप, और अल्फ़ा कार्बन से 2 रेडिकल मौजूद है, अल्फ़ा कार्बन से 2 रेडिकल से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाएगा सेकेंडरी, दिस इज सेक ब्यूटाइल अल्कोहल या फिर 2 ब्यूटानॉल। तो आप देख सकते हैं कि आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल और सेक ब्यूटाइल अल्कोहल के अंदर एक ख़ास डिफरेंस है दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर। इसमें सेकंड लास्ट से एक बाहर होता है आइसो में। आइसो में क्या होता है, 1 कार्बन इज आउट फ्रॉम a second last कार्बन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन से एक अगर रेडिकल बाहर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड आइसो। और सेक का मतलब क्या होता है कि 2 रेडिकल्स आर अटैच्ड टू अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन पे अगर 2 रेडिकल्स की अटैचमेंट होगी दिस विल बी कॉल्ड सेकेंडरी, तो इसको हम सेकेंडरी कंपाउंड हम यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, और ये हमारा देखें इस कंपाउंड को देखें, अल्फ़ा कार्बन 3 रेडिकल अटैच हैं, टर्शरी होता है। टर्ब्यूटाइल अल्कोहल या 2 मिथाइल 2 प्रोपोनॉल भी इसको हम कह सकते हैं। चूँकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाएंगे तो मान लें कि 1 2 3 ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गई, दिस इज़ 2 मिथाइल एंड 2 प्रोपोनॉल। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन अल्कोहल्स की किस तरह की जाती है, मिथानॉल। इस मतलब हम इसको जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर वाटर गैस के थ्रू बना सकते हैं। CO+H2 आप जानते हैं दिस इज़ एक्चुअली वाटर गैस। तो वाटर गैस को जब रिएक्शन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड 450 डिग्री सेंटीग्रेड 200 ATM प्रेशर पर, तो फिर हमारे पास मिथानॉल में कन्वर्जन हो जाती है। ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है अल्कोहल की। नो नीड टू रिमेंबर द डायग्राम फॉर एप्टीट्यूड पर्पस, बाकी ये लाइंस की नीड नहीं है, इसको आप आगे बढ़ जाते हैं। इथानॉल या इथाइल अल्कोहल है,
वो हम डिस्कस करते हैं। इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, ये एक कंपाउंड है जो हम डिस्कस करेंगे। तो इथेनॉल को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी को हम लोग जो है वो इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं बच्चों, इथाइल अल्कोहल। इसी को इथाइल अल्कोहल कहा जाता है। इसी को हम ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। तो एक ही नाम है, ग्रेन अल्कोहल कह लें, इथाइल अल्कोहल कह लें। और यही जो है ना वो शराब होती है, या जिसको एज अ बेवरेज हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो इथेनॉल को हम नॉर्मली जो है ना जिस प्रोसेस से बनाते हैं वो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू उसको बनाया जाता है। तो मोलेसिस की फर्मेंटेशन भी कर सकते हैं, स्टार्च की भी कर सकते हैं। मोलेसिस किसे कहते हैं? मोलेसिस इज़ एक्चुअली नॉन क्रिस्टलाइन शुगर केन सिरप। शुगर मिल के अंदर जो नॉन क्रिस्टलाइन शुगर केन सिरप होता है उसको हम लोग कहते हैं मोलेसिस। तो मोलेसिस के थ्रू बना सकते हैं। मोलेसिस असल में होता क्या है, ये हमारे पास जो है वो सक्रोज ही होता है। सक्रोज इसका फार्मूला होता है C12H22O11। इसमें वाटर मिक्स होता है, तो उसमें हम ईस्ट ऐड करते हैं। ईस्ट क्या हमारे पास होता है? ईस्ट हमारे पास एंजाइम है। तो फर्मेंटेशन जो है ना, चूँकि फर्मेंटेशन करनी है, और फर्मेंटेशन असल में हमारे पास जो है ना वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। और फर्मेंटेशन हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एक एंजाइम की मौजूदगी में हमारे पास होता है। ठीक है। तो ईस्ट जो है ना वो एक ईस्ट एंजाइम नहीं है, सॉरी, ईस्ट जो है वो असल में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट जो है ना वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दिस इज़ एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको उर्दू में आप लोग कहते हैं खमीर, जो आटे को खट्टा कर देता है, ये वही चीज़ है ईस्ट। ईस्ट से ये एंजाइम निकलता है जिसका नाम है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एज आखिरी में आता है। नॉर्मली हम सिंध बोर्ड में उसको इन्वर्टेज नहीं कहते, सिंध बोर्ड में हम लोग उसको कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड सक्रेज, कि सक्रेज निकालता है। लेकिन पंजाब बोर्ड को इसको इन्वर्टेज लिखा जाता है। ये क्या करता है? मोलेसिस को डिकम्पोज करता है। चूँकि यहाँ पर ये सक्रोज जो हमारे पास है, दिस इज़ अ डाईसैकेराइड। इसको हम डाईसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, या हम इसको ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। चूँकि जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन में क्या होता है, एक जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो डिकम्पोज किसके अंदर होता है? वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये हमारे पास डाईसैकेराइड है या ओलिगोसैकेराइड है। मोलेसिस ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तब्दील हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर अलग होते हैं। तो ये दोनों के दोनों आइसोमर्स हैं, असल में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। फॉर्मूला दोनों का देख लें, C6H12O6 है। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाता है। फिर ईस्ट एक और एंजाइम निकालता है जिसका नाम होता है जाइमेस। ये जाइमेस क्या करता है? इस ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स बाहर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बाहर आ रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि सोल्यूशन जो है वो बॉयल हो रहा है। और बॉयल होने के लिए लैटिन वर्ड हमारे पास कौन सा है? फर्मेंटेशन। इसी से वर्ड निकला है हमारे पास, फर्मेंट का वर्ड है, तो फर्मेंटेशन का वर्ड इसी से हमारे पास आया है, बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। स्टार्च से भी बनाया जा सकता है। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये हमारे पास पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो वो पॉलीसैकेराइड क्या होता है? पहले वो डाईसैकेराइड में कन्वर्ट होगा, फिर फाइनली वो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा। ये स्टार्च का फार्मूला है C6H10O5। स्टार्च का सोर्स कुछ भी हो सकता है, राइस से भी यूज़ कर सकते हैं, पोटैटो भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे स्टार्च के सोर्स हमारे पास हैं। तो ईस्ट डाला जाता है। ईस्ट एक एंजाइम निकालता है जिसका नाम होता है डायास्टेस। डायास्टेस क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। माल्टोज सक्रोज का ही आइसोमर है। फिर ईस्ट एक और एंजाइम निकालते हैं इन्वर्टेज, वो माल्टेस। माल्टेस क्या करता है? इस माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फिर थर्ड एंजाइम जाइमेस इस ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे 95% अल्कोहल जो प्योर होता है उसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, और एक होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल जो 99% प्योर होता है। ये कैसे बनाया जाता है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट को कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट में जितना भी वाटर है वो उसको डिज़ोल्व करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो ये हमारे पास तरीका होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल की प्रोडक्शन करने का फ्रॉम रेक्टिफाइड स्पिरिट। ठीक है। डीनेचरिंग अल्कोहल में डीनेचर्ड अल्कोहल जो कहते हैं, तो डीनेचरिंग अल्कोहल में क्या करते हैं हम? तो जो इथाइल अल्कोहल है
उसके साथ हम जो है वो CH3OH मतलब मिथाइल अल्कोहल ऐड कर देते हैं। इससे ये हमारे पास बन जाता है मिथाइलेटेड स्पिरिट। मिथाइलेटेड स्पिरिट, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये बन जाता है हमारे पास है डीनेचर्ड अल्कोहल। जो डीनेचर्ड अल्कोहल होता है वो टॉक्सिक होता है। ये टॉक्सिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिथानॉल, ताकि इसको अनफिट किया जा सके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। ठीक है। दूसरे और मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के, तो वो हम चीज़ें नहीं देखेंगे, यहाँ पर पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। तो यस, यही बताई जा रही है कि ये जो हमारे पास अल्कोहल्स होता है वो लिक्विड्स होता है। लिक्विड्स होने की वजह क्या होती है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको इसके अंदर जो है वो अल्कोहल्स के अंदर दिख सकती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब किसी मॉलिक्यूल में आती है तो फिर वो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, वो लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है। अल्कोहल्स के रिएक्शंस की जब हम बात करें, अल्कोहल्स कितनी तरह के रिएक्शंस कर सकते हैं, तो अल्कोहल दो तरह के रिएक्शन कर सकते हैं। एक रिएक्शन ऐसा होता है कि जिसमें हमारे पास अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, और एक में OH बॉन्ड ब्रेक होता है। देखिए इस तरह से अल्कोहल होता है ना COH, तो किसी में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, किसी में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। ठीक है। तो ये चीज़, दो तरह के अल्कोहल्स यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन कर जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद रखें। CO बॉन्ड ब्रेकेज में टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव होगा प्राइमरी से। लेकिन जब OH बॉन्ड ब्रेकेज की बात करें तो ये रिवर्स पैटर्न होता है। प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री से। तो वो रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, तो वो हमारे पास मतलब ये वाला बॉन्ड जो ब्रेक होगा ये किस में होगा कि इथेनॉल का रिएक्शन आप SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से करा दें, उस सूरत में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, या HCl से करा दें, या जो है वो NH3 से अमोनिया से करा दें। तो जब थायोनिल क्लोराइड से करेंगे तो इथाइल क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पर इस तरह से करेंगे इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन HCl से, तो ये माइनस प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये वाटर बनेगा, और C2H5Cl मतलब इथाइल क्लोराइड बनेगा। और अगर अमोनिया से करेंगे तो एक तरह से वाटर लिबरेट हो जाएगा और अमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि एक CO बॉन्ड टूट रहा है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि OH बॉन्ड हमारा जो है वो ब्रेक हो जाए। तो OH बॉन्ड ब्रेक होने में क्या होता है कि यहाँ पर ही हमारे पास इसका एसिडिक नेचर आ रहा होता है, कि अल्कोहल्स जो होते हैं, अल्कोहल्स कैसे नेचर के होते हैं भाई, एसिडिक नेचर रखते हैं। तो वो H+ लॉस होता है, तो इसके लिहाज से पता लग जाता है। जैसे सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस NaSO से अटैक कर लेगा और हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा। इसमें एसिडिक नेचर साबित हुआ। इस तरह से इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन आप करा दें ग्रिग्नाइट एजेंट के साथ, तो यहाँ पर भी जो है वो इस तरह से ये H+ है और ये पूरा बॉन्ड अलग ब्रेक हो रहा है, एसिडिक नेचर से हो रहा होता है। तो ये हमारे पास मीथेन की फॉर्मेशन होगी इसमें। इस तरह से जब एस्टरिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह से होता है कि एक तरफ से H का बॉन्ड ब्रेक होता है, एक तरफ से OH का बॉन्ड, यहाँ से H का बॉन्ड वो ब्रेक होता है, यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक होता है, और इस तरह से एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये स्पेसिफिक प्रोसेस है स्पेशल, जिसको हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, एस्टर बनता है। इसमें किसी अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कुछ और रिएक्शंस अल्कोहल के देख लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन। जब भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो उसमें क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन से मुराद क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास असल में रिमूवल ऑफ H2 रिमूव होगा इसके अंदर। जैसे किसी भी, जैसे अल्कोहल हमारे पास है, अच्छा तो यहाँ से हमने अगर इसकी ऑक्सीडेशन करा दी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराया जाएगा तो सूरत में क्या होगा कि यहाँ से एक H और OH और H लिबरेट हो जाएगा, ठीक है, और एसिड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब वाटर H2 रिमूव होगा, सॉरी, एक H और एक H। अगर हम इसको स्ट्रक्चर से देख लेना तो CH3 और CH2OH है ना, CH2OH। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये एक H ये वाला रिमूव होगा, एक ये वाला H रिमूव हो जाएगा, एक ये वाला H, और यह डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो एसिड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह से अगर 2-प्रोपोनो या सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल होंगे ना, तो उनकी प्रिपरेशन उनकी अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फिर हमारे पास कीटोन बनेगा, दैट इज एसीटोन हमारे पास बन किया। जैसे यहाँ पर अगर हमने सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल लिया तो की सूरत में एक H यहाँ से रिमूव होगा, एक H यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो कीटोन बन जाएगा हमारे पास। जबकि टर्शरी अल्कोहल्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन,
तो टर्शियरी अल्कोहल्स कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं करते, ठीक है, तो इनके ऑक्सीडेशन पॉसिबिलिटी नहीं है, ये ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते टर्शियरी अल्कोहल्स। लेकिन अगर आप जो है वो डाइक्रोमेट डालेंगे एसिडिफाइड तो एलिमिनेशन रिएक्शन ही कर जाएगा। एलिमिनेशन देख सकते हैं कि एलिमिनेशन किस तरह से, एक तरफ से OH रिमूव हो जाएगा और एक तरफ से H रिमूव हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस तरह से एलिमिनेशन हो जाएगी। लेकिन ये जो है वो नहीं करेंगे, लाइक ऑक्सीडेशन यहाँ पर नहीं करेंगे टर्शियरी अल्कोहल्स, चूँकि सेरिक एंट्रेंस ज़्यादा होती है टर्शियरी अल्कोहल में, तो फिर ऑक्सीडेशन इफेक्टिवली नहीं कर पाते हैं। डिहाइड्रेशन हो सकती है अल्कोहल की। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, दैट इज़ रिमूवल ऑफ वाटर। तो नॉर्मली इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमारे पास इथीन बनेगा, अल्कीन बनेगा, चूँकि OH और एक H रिमूव हो जाएगा तो C2H4 अल्कीन बन जाएगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, हॉट एंड कंसनट्रेटेड। इस तरह इथाइल अल्कोहल अगर 2 मोल्स आप यूज़ कर लेंगे, एक्सेस ऑफ इथेनॉल यूज़ कर लेंगे तो सूरत में ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे कि आपने C2H5OH लिया, कोई दूसरा C2H5OH लिया, अब यहाँ से एक तरफ से H और यहाँ से एक तरफ से OH रिमूव होगा और ये बाकी मॉलिक्यूल जुड़कर आपका डाइथाइल ईथर बना लेगा। इस तरह PCl3 और PCl5 से भी कर सकते हैं। इन केस में क्या होगा, ये हमारे पास अल्काइल हाइड्राइड की फॉर्मेशन करेगा, जैसे इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। अच्छा, PCl3 के अलावा यहाँ पर PBr3 से भी रिएक्शन हो सकता है और PI3 से भी रिएक्शन हो सकता है, लेकिन PI5 से रिएक्शन हम नहीं कर सकते हैं, चूँकि PI5 पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि फॉस्फोरस के चारों तरफ जो है ना वो 5 आयोडीन नहीं आ सकते, क्योंकि आयोडीन के एटम का साइज़ बड़ा होता है, दैट्स वाई। तो ये एक पॉइंट है कि डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच फ़र्क कैसे करेंगे, क्योंकि किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर मौजूद है। तो ये एक बड़ा एक मशहूर टेस्ट होता है, उसको कहते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में क्या होता है कि HCl से रिएक्शन कराते हैं हम अल्कोहल का इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो अगर टर्शियरी अल्कोहल होगा तो टर्शियरी अल्कोहल में क्या होगा, एक ऑयली लेयर है ना वो फ़ौरन से बन जाएगी। सेकेंडरी अल्कोहल में ऑयली लेयर 5 से 10 मिनट में बनेगी, और प्राइमरी अल्कोहल जो होंगे उसमें ऑयली लेयर सिर्फ हीटिंग पर बनेगी, हीट नहीं करेंगे तो कभी नहीं बनेगी। तो इस तरह से हम लुकास टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। और लुकास रिएजेंट हमारे पास क्या होता है, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन जिंक क्लोराइड। इसके थ्रू हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन एक और एक है मिथेनॉल और इथेनॉल के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पर हम टेस्ट एक आयोडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं। आयोडोफॉर्म में क्या होता है कि मिथेनॉल जो है ना वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, सिर्फ जो है ना वो इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, चूँकि अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर। मिथेनॉल के अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है। लेकिन यही अगर हम बात करेंगे इथेनॉल में तो उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है हमारे पास कि C2H5OH का आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो आप देख सकते हैं CHI3, इसकी येलो क्रिस्टल्स होते हैं, ये हमारे पास जो कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट जो हमारे पास होता है ये हमारे पास मिथेनॉल इथेनॉल के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है। तो इथेनॉल के क्या इस्तेमालात हैं, तो काफ़ी सारे इस्तेमालात इसको हम कर सकते हैं। अल्कोहल्स के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए एंटी फ्रीज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इथाइल ग्लाइकोल को इस्तेमाल किया जाता है जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल करने के लिए, मतलब मिथाइलेटेड स्पिरिट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ड्रिंक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब शराब के तौर पे। एज अ फ्यूल, पेट्रोल सब्स्टिट्यूट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, मतलब दवाइयाँ बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे इस्तेमालात इसके हमारे पास हैं। तो ये हमारे पास अल्कोहल का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है फिनॉल, सेकंड कंपाउंड। फिनॉल आपको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड होता है, क्योंकि फिनॉल में बेंजीन रिंग मौजूद होती है। जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो बेंजीन रिंग इसके साथ हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो फिनॉल का दूसरा नाम याद रखिए कार्बोलिक एसिड, इसका फार्मूला C6H5OH। और सबसे पहले जो है वो फिनॉल को कोल टार से निकाला था रंगे, एक साइंटिस्ट था रंगे, 1834 में सबसे पहले उसने फिनॉल को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो एक MCQ पॉइंट आपका बन जाता है यहाँ से भी। तो मैं एक एक लाइन आपको तमाम चीज़ें ना डिटेल में बता रहा हूँ, कंप्लीट PTB पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह से जो है ना वो तैयारी MD कैट की अपनी
कर सकें। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मैं लेक्चर्स वगैरह बनाता हूँ, इसलिए अगर आपने अब तक लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और बेल आइकॉन जो है वो बेल आइकॉन को आप जो है वो प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि आपको जो है वो मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती जाएंगी। और जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके स्कूल कोचिंग फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उन सब के साथ शेयर करें, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा और उनको भी फ़ायदा होगा। इल्म एक ऐसी दौलत है जो बांटने से हमेशा बढ़ती है, ठीक है, तो उसको लाजमी शेयर करें लेक्चर्स को। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की तरफ आते हैं। फिनॉल की प्रिपरेशन में दो तरीके हैं। पहला तो क्लोरोबेंजीन से, जिसको हम डाउस मेथड कहते हैं, डाउस प्रोसेस कहते हैं। सिंध बोर्ड में उसको डाउन मेथड लिखा हुआ है, डाउन प्रोसेस, तो ये डाउन प्रोसेस गलत है, दिस इज़ डाउस मेथड। उसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराया जाता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और फाइनली फिनॉल की फॉर्मेशन होती है, और बीच में एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड। और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है ये हमारे पास, ये हमारा एक एरोमेटिक सॉल्ट होता है, दिस इज़ एक्चुअली एरोमेटिक सॉल्ट। दूसरा जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी रिएक्शन कर सकते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम जानते हैं, हमने बेंजीन में पढ़ रखा है कि बेंजीन के साथ जब SO3H ग्रुप की अटैचमेंट हो जाती है, दिस स्पेसिफिक कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन अगर यहाँ पर अगर इसके H हटाकर अगर सोडियम लगा दें तो ये असल में सोडियम सॉल्ट हो गया किसका बच्चों, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। इसका रिएक्शन जब NaOH से कराया जाएगा तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा आपको, देन फाइनली आपको जो है वो फिनॉल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में से हमें नहीं जाना है, तो आगे बढ़ते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लें। फिनॉल नॉर्मली आप जो देखते हैं ना तो वो सॉलिड स्टेट में होता है, कलरलेस है, क्रिस्टलाइन, और एक डेलिक्वेसेंट सॉलिड है। डेलिक्वेसेंट से मुराद क्या हो गया, डेलिक्वेसेंट से मुराद हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक से मुराद क्या होगी कि इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ों से। तो ये डेलिक्वेसेंट सॉलिड होता है हमारे पास, जिसकी एक कैरेक्टरिस्टिक, एक पेक्यूलियर सी एक फिनोलिक ऑर्डर होती है, तो ये एक अलग सी ऑर्डर होती है। सॉलेबल इन वाटर है, स्पेरिंगली, मतलब पानी में हल हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, और पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है फिनॉल, इसको हम एज डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल्स में, वॉशरूम्स में, ठीक है। तो ये नॉर्मली हम फिनॉल को हम लोग नॉर्मली फ़िनाइल भी कह रहे होते हैं, यूरोप इसको नॉर्मली फ़िनाइल कहा जा रहा होता है। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल रिएक्शंस किस तरह करते हैं, सेम अल्कोहल्स की तरह। इसमें दो तरह के रिएक्शंस करते हैं, एक में फिनॉल का जो OH ग्रुप है बच्चों, वो OH ग्रुप अटैच हो रहा, ये इन्वॉल्व हो रहा होता है, और एक में बेंजीन रिंग अटैच जो है इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है। तो बाकी एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल जो है वो हमारे पास एसिडिक नेचर का होता है अल्कोहल्स की तरह, और याद रखिएगा फिनॉल इज़ मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा फिनॉल की एसिडिटी। तो एसिडिटी सिंपल आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से, और फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होते हैं किससे बच्चों, यस, वेल डन, अल्कोहल से, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ फिनॉल ड्यू टू OH ग्रुप को। तो OH ग्रुप की वजह से अब रिएक्शंस कौन से हो सकते हैं फिनॉल के, सॉल्ट फॉर्मेशन हो सकती है, न्यूट्रलाइजेशन, ये हमारे पास एसिड है, फिनॉल बेस से रिएक्शन करेगा तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। एस्टर फॉर्मेशन है, एस्टर फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे फिनॉल के रिएक्शन हमने एसिटाइल क्लोराइड से करवा दिया, ठीक है, तो सूरत में हमारे पास यहाँ पर फिनाइल एसीटेट बन जाएगा। फिनाइल एसीटेट हमारे पास एक एस्टर है, ठीक है। ये हो सकता है जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो सब नॉर्मली यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगी, और जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को खींचकर बाहर निकालेगा अपने साथ जिंक ऑक्साइड बनाकर, और बेंजीन बन जाएगा। नाइट्रेशन भी कर सकते हैं बेंजीन की बच्चों। नाइट्रेशन करने के लिए क्या है कि अगर लो टेम्परेचर पर अगर नाइट्रेशन की जा रही है तो हमें, अब आपको पता है कि यहाँ पर OH जो हमारे पास है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर हमारे पास जो है वो नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो O नाइट्रोफिनॉल और P नाइट्रोफिनॉल,
दोनों के 50-50% हमारे पास बन जाएंगे, एक मिक्सचर आ जाएगा। लेकिन अगर आप हाई टेम्परेचर पर अगर नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा कि एक ही मॉलिक्यूल में 2,4,6 तीनों जगह पर जो है वो NO2 की अटैचमेंट हो जाएगी और 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, मतलब दोनों ऑर्थो पर और पैरा पर भी। इसी को हम लोग पिक्रिक एसिड कहते हैं और इस पिक्रिक एसिड को एज एन एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया जाता है धमाका खेज मवाद के तौर पे। इसके बाद सल्फोनेशन है। सल्फोनेशन में क्या होगा कि बेंजीन रिंग का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होगा तो SO3H ग्रुप निकलेगा, तो एक ऑर्थो पर लगेगा और एक पैरा पर लगेगा हमारे पास, ठीक है। तो O हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन सकता है और P हाइड्रोक्सी, तो पैरा पर यह है तो P हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन सकता है। तो ये दो कंपाउंड हमारे पास बनेंगे सल्फोनेशन के केस में। ब्रोमीन, अच्छा हैलोजिनेशन की जा सकती है। हैलोजिनेशन में ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराया जाएगा, चूँकि फिनॉल ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारे बेंजीन से, जिस वजह से फिनॉल रिएक्शन कर जाता है ब्रोमीन वाटर के साथ। लेकिन यही अगर आप बेंजीन ले लें तो बेंजीन कभी भी जो है ना वो ब्रोमीन वाटर से कभी भी ये रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। बट यहाँ पर हो जाएगा तो ऑर्थो, दोनों ऑर्थो पर और पैरा पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, टोटल 6 हाइड्रोजन हम ऐड कर देंगे निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये फिनॉल से हमारे पास बन जाएगा साइक्लोहेक्सानोल। बेंजीन रिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम ये भी पता है कि फ़िनॉल और फॉर्मल्डिहाइड जब ये दोनों साथ में मिलते हैं ये तो हमारे पास एक प्लास्टिक, एक पॉलीमर तैयार होता है जो बेकलाइट कहलाता है। हार्ड प्लास्टिक होता है ये, और ये एज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी है। बेकलाइट की बात करें तो कैसे बन रहा है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है जो कि वाटर के रिमूवल से बन रहा होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। और यही बेकलाइट हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग का मतलब क्या होता है कि ये जलने के बाद ख़त्म हो जाता है, दोबारा प्लास्टिक में कन्वर्ट नहीं होता, तो उसको हम कह सकते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है बच्चों। तो सेकंड कंपाउंड फिनॉल पढ़ लिया। लास्ट हम यहाँ पर ईथर को डिस्कस करने वाले इस चैप्टर 11 के अंदर पंजाब बोर्ड में। ईथर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। ईथर आपको पता है ना, आर वार होता है। ईथर दो कैटेगरी में हो सकते हैं, सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर हो सकते हैं, जिसमें दोनों रेडिकल सेम अटैच होंगे, दो सेम रेडिकल्स की अटैचमेंट होगी। जैसे ये हमारे पास डाईमिथाइल ईथर है, डाई इथाइल ईथर है। मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर जिसमें दोनों रेडिकल्स हमारे पास डिफरेंट होंगे, जैसे यहाँ पर इथाइल मिथाइल ईथर है। उसको इथाइल मिथाइल इस वजह से कहा जा रहा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। नोमेनक्लेचर इसमें आप देख लें, कॉमन में इसको हम अल्काइल अल्काइल ईथर कहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। कॉमन में इसको हम कहते हैं अल्काइल अल्काइल ईथर, और उसके अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। IUPAC के अंदर इसको हम लोग कहते हैं, IUPAC के अंदर इसको कहा जाता है अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डाईमिथाइल ईथर हो गया, या मिथॉक्सी मीथेन कहते हैं। अल्कोक्सी किसको कहते हैं, जिसमें लेस कार्बन हो, और अल्केन किस वजह कहते हैं, जिसमें में मोर कार्बन हो। दिस इज़ डाईमिथाइल ईथर और मिथॉक्सी मीथेन, दिस इज़ इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये इथाइल मिथाइल ईथर हो गया, ये नेम यहाँ पर गलत मेंशन है, तो यहाँ पर तो ये हमारे पास मिथॉक्सी हो जाएगा, छोटे कार्बन वाला मिथॉक्सी इथेन इसका नाम हो गया। दिस इज़ डाईइथाइल ईथर और इथॉक्सी इथेन। यहाँ पर हम देखें तो ये पी से प्रोपाइल है, ये ई से इथाइल है, तो इथाइल प्रोपाइल ईथर, ये इथॉक्सी प्रोपेन। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास जो है एक तरफ फिनाइल रेडिकल है, तो दिस इज़ मिथाइल फिनाइल ईथर या मिथॉक्सी बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी बना सकते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन का स्ट्रक्चर। और इसी को एक और नाम हम लोग कॉमन नेम दे देते हैं, इसी को हम एनिसोल कहते हैं। एनिसोल यही कंपाउंड हमारे पास कहलाता है, ठीक है। ईथर्स की प्रिपरेशन कैसे करेंगे भाई? ईथर्स की प्रिपरेशन करने का एक तरीका हमारे पास होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन साइंटिस्ट का नाम है। ये डबल स्टेप रिएक्शन है कि इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम से करा कर सोडियम ईथॉक्साइड बनाएंगे, फिर सोडियम ईथॉक्साइड का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से करा देंगे। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर कैरी आउट हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस, प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा, तो डाईइथाइल ईथर की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी। इस तरह से अल्काइल हैलाइड्स को जब सिल्वर ऑक्साइड Ag2O से हीट करेंगे तब भी हमारे पास क्या होगा, डाईइथाइल ईथर बनेगा। जैसे C2H5Br है, उसके 2 मोल्स अगर आप ले लें C2H5Br के और Ag2O से रिएक्शन करें तो हुआ क्या, ये माइनस माइनस है, ये माइनस माइनस से ये प्लस प्लस हो गया, तो Br Ag के साथ निकल जाएगा और ऑक्सीजन जाकर इस दोनों मिथाइल ग्रुप के साथ अटैचमेंट कर लेगा, तो डाईइथाइल ईथर दोबारा से बन जाएगा।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ईथर्स वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, हाईली फ्लेमेबल होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी में हल नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ईजिली हल हो जाते हैं। ठीक है। ईथर मॉलिक्यूल्स में आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देख सकते, चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होना चाहिए, डायरेक्टली ऑक्सीजन को किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि डाईइथाइल ईथर के अंदर ऑक्सीजन डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, बल्कि कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है। इस वजह से चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो वाटर में सॉल्युबिलिटी नहीं होती है। केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो ईथर्स केमिकली इनर्ट सब्सटेंसेज हैं। इनर्ट मतलब लेजी, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं। वजह क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा होता है ऑक्सीजन के दोनों तरफ, तो मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स के साथ जो है वो ईथर रिएक्शन नहीं करता। ईथर सिर्फ एक ही रिएक्शन करता है HI के साथ, उस HI के साथ रिएक्शन करते हैं। HI जो है वो आपको पता है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास हैलोजन एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट हैलोजन एसिड है, जिसमें ये क्या होता है H+ हो गया और I- हो गया। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन को दे देगा H+ को, तो ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, उसको हम कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन कब होता है कि व्हेन ऑक्सीजन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, जब कभी ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आया, दिस इज़ ऑक्सोनियम आयन। फिर क्या होगा, ये हाईली अनस्टेबल होता है ना, तो हाईली ऑक्सोनियम आयन जो है ना वो अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होता है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो इथाइल अल्कोहल अलग हो जाता है और C2H5 अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस हमारे पास थे। ठीक है, तो जो अल्काइल हैलाइड हमारे पास जो है वो ईथर्स हमारे पास कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी की पॉइंट्स में हैं, तो वो तो जाहिर सी बात हमने चीज़ें पढ़ ली है, की पॉइंट पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें, बाकी उसके MCQs हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। तो MCQs हैं कि विच कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको इथाइल अल्कोहल में मिलेगी। सेकंड है विच कंपाउंड शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ किसके अंदर आपको मिलेगी, यहाँ पर, इसमें तो होगी ही नहीं। ठीक है, तो CH3OH, C2H5OH और ये हमारे पास फिनॉल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जितने ज़्यादा ना कार्बन तक तादाद बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो सबसे मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिथानॉल के अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, थर्ड है विच कंपाउंड इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर, मोर सॉल्युबल क्या होगा हमारे पास, जो सबसे छोटा होगा, जैसे कि C2H5OH, ये हमारे पास लीज जो है वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। फोर्थ है विच कंपाउंड विल हैव द मैक्सिमम रिपल्जन विथ वाटर, मैक्सिमम रिपल्जन वाटर के साथ कौन है करेगा भी बताइए, सॉल्युबल इन वाटर नहीं होते। पांचवा, इथानॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथानोइक एसिड बाय, तो ऑक्सीडेशन करने से अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। डबल ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी, पहले एल्डिहाइड बनेंगी, फिर जो है ना वो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें, लाइक अल्कानोइक एसिड में या इथानोइक एसिड में। सिक्स है विच एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, डायस्टेज, जाइमेस, इन्वर्टेज सब होता है, ये यूरियस इन्वॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट है विच कंपाउंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एट्थ है मिथाइल अल्कोहल इज़ नॉट यूज्ड, इसको हम किसके तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर इसको नहीं, सॉरी, ये सब्सटीट्यूट फॉर पेट्रोल के तौर पर इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि इथाइल अल्कोहल को इस्तेमाल करते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट में कितने % अल्कोहल होता है, 95%। 10वां है अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट ईथर्स बिहेव एज, क्योंकि लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ईथर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो ईथर्स एक्चुअल में बेस होते हैं। तो आई होप सो बच्चों की ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। चैप्टर 11 यहाँ पर मैंने PTP से चैप्टर 11 कंप्लीट वन शॉट में मैंने कवर करा दिया। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। बड़ा आसान सा चैप्टर था, MCQs भी देख लिया इसके। तो फाइनली दोबारा से कहता चलो कि काफ़ी लेक्चर्स मैं आपके लिए बनाता हूँ, आप मेरे चैनल को इसमें सपोर्ट करें, ठीक है, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मेरा ताल्लुक़ जो है वो दुआए इल्म कोचिंग सेंटर से है और हमारी दुआए इल्म एंट्री टेस्ट सिस्टम भी है, जिसमें हम ECAT और MCAT की तैयारी फ़िज़िकल क्लासेस में जो है वो हमारी पूरी टीम है जो पढ़ा रही होती है। मैं खुद केमिस्ट्री इंग्लिश डील कर रहा होता हूँ, बाकी टीचर फिज़िक्स बायोलॉजी मैथमेटिक्स ये सब डील कर रहे होते हैं। तो हमारे कैंपस औरंगी टाउन के अंदर भी है, हमारा कैंपस जो है वो गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में भी है और हमारा कैंपस नॉर्थ कराची में भी है। तो आप इनमें से किसी में एडमिशन लेना चाहें, अगर आपने टेस्ट की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो अभी से कर सकते हैं और टेस्ट की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 0300 215 2272 जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
एडमिशन के हवाले से आप यहाँ पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। बहुत जल्द हाजिर को नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।